हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीयूईटी में आने वाले एनवायरनमेंट लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे एंड लेबर लॉ के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले संभव लॉ में हमारा 2199 का एक कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स चल रहा है फॉर सीयूईटी एलएलएम जो कि 6 मंथ्स के लिए वैलिड है होगा आपके पास। एंड इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन जो होगी आपकी सीयूईटी एग्जाम से रिलेटेड वो आपको पूरी करवाई जाएगी। ठीक है, इसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, इसमें आपको कोर्स मटेरियल मिलेगा। ठीक है, एंड इसमें आपका पूरा का पूरा भी मान के चलिए कि आपका जो सिलेबस होगा ना वो आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। प्लस इसमें आपको एक्सटेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज मिलेंगी जिसमें कि 40+ आपके पेपर्स होंगे जो कि सीयूईटी एलएम के रिगार्डिंग ही डिजाइन करे गए हैं। एंड उसका फिर आपको डिटेल्ड सोल्यूशन मिलेगा एंड फिर फ्लेक्सिबल एक्सेस है ही। तो अगर इस कोर्स के बारे में आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है संभव ब्लॉग का उसको आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। एंड जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करिए, उस पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग द प्रिपरेशन कोर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ एनवायरमेंट लॉ की, तो एनवायरमेंट लॉ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाते हैं हमारे डिक्लेरेशंस। तो अब स्टॉकहोम डिक्लेरेशन से लेकर जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन तक आपको इनके बारे में आपको रीड करना ही करना है। ठीक है, ये मस्ट है, इसको आपको रीड करना ही करना है। प्लस आपको एक जो इम्पोर्टेंट चीज एक जो और डिस्कस करनी है ना, कि हमारी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, इन्होंने कौन से डिक्लेरेशन में इन्होंने पार्ट लिया था, एक आपको ये देखना है। क्योंकि वहां पे क्योंकि उस डिक्लेरेशन में यही सिर्फ ऐसी हेड ऑफ द स्टेट थी जो पहुंची थी पार्ट लेने के लिए, बाकी सब लोग जो थे वो कोई मिनिस्टर था कोई कुछ और था, बट हेड ऑफ द स्टेट सिर्फ इंदिरा गांधी जी थी। तो एक ये आपको देखना है। फिर गवर्नमेंट का क्या रोल है इन द 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान के बारे में थोड़ा सा आपको रीड करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा 5 ईयर प्लान का। ठीक है, और कौन कौन से ईयर में 5 ईयर प्लान्स आए हैं, कौन कौन से में हुआ नहीं, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। देन फिर एक जो जनरल एक जो इम्पोर्टेंट है दैट इज द फॉरेस्ट पॉलिसी। ठीक, अब फॉरेस्ट पॉलिसी आपको ये देखना है कि कितनी बार हाउ मैनी टाइम्स जो है फॉरेन पॉलिसी जो आई है, सॉरी फॉरेस्ट पॉलिसी जो आई है हमारे देश में। ठीक है, तो वो कितनी आई है फॉरेस्ट पॉलिसीज एंड उसका थोड़ा सा सिग्निफिकेंस और देख लीजिएगा आप। ठीक है, सिग्निफिकेंस इन द सेंस कि भाई फॉरेन पॉलिसी कौन कौन से मतलब रिजर्व फॉरेस्ट के लिए कैसी बनी। ठीक, या जो भी हमारे जो टाइगर रिजर्व्स बनाए गए वो कैसी बनी। अब जब आप फॉरेस्ट पॉलिसी पढ़ेंगे ना तो फिर फॉरेस्ट पॉलिसी के साथ साथ आपको नेशनल पार्क्स का देखना है थोड़ा सा। नेशनल पार्क्स आपको देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ कितने नेशनल पार्क्स हैं। ठीक, फिर कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, प्लस फिर एमपी में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं आपको ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एमपी जो है मतलब वो शायद फर्स्ट नंबर पे है या सेकंड नंबर पे टाइगर रिजर्व्स के मामले में। और अभी रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, ठीक, वो टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। अभी रिसेंटली एक एमपी का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको कि टाइगर रिजर्व जिसमें कि एक घोषित करा गया है अभी। ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा नेशनल पार्क से रिलेटेड, टाइगर रिजर्व से रिलेटेड एंड एमपी से रिलेटेड थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कितने टाइगर रिजर्व्स हैं या क्या है। ठीक है, फॉरेस्ट पॉलिसी का मेजर मेजर बस आपको देखना है, बाकी एज सच बिल्कुल डेप्थ में तो आपको नहीं जाना है। ठीक है, देन वाटर पॉलिसी का भी कि फर्स्ट टाइम जो है वाटर पॉलिसी में बस आपको इतना देखना है कि फर्स्ट टाइम वाटर पॉलिसी जो है वो कब बनी हमारे यहाँ। ठीक है, फर्स्ट टाइम की बस ये आपको वाटर पॉलिसी के बारे में देखना है। ठीक, देन फिर जब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स मैनेजमेंट की, तो थोड़ा सा ये देखना है कि भाई इसके रिगार्डिंग कौन सी पॉलिसी गवर्नमेंट ने रिसेंट में, इन द रिसेंट टाइम कौन सी पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ने मतलब निकाली है या कौन सी पॉलिसी गवर्नमेंट लाई है। ठीक है, फिर जब हम एनवायरमेंट लॉ में जब हम देखते हैं कि और कौन सा जो टॉपिक है वो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, देन तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट एंड इट्स प्रोटेक्शन, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थोड़े थोड़े आपको पढ़ने पड़ेंगे कि भाई कौन से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस में क्या क्या दिया है। ठीक है, इसमें आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके बारे में कहा, उसके बारे में कौन सा आर्टिकल है बेसिकली। ठीक है, एंड आपकी एक जो डीपीएसपी है,
ठीक है, उसमें कौन सा आर्टिकल है ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक, फिर और ये वाले आपके जो ये पोर्शन होंगे ना, ये जैसे एमपी का जो जो सिविल जज का एग्जाम होता था उसमें बहुत ज्यादा बार उसमें पूछ लिए जाते थे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इसमें भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और जितने भी आर्टिकल हो ना, उन सबको आप प्लीज याद करके जाइएगा, क्योंकि माइट बी पॉसिबल कि डायरेक्ट आपसे आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, मतलब सेक्शन वो कि साहब कौन से आर्टिकल में क्या दिया गया है। ठीक है, देन फिर हम बात करते हैं रोल ऑफ जुडिशरी और एनवायरमेंटल इश्यूज की। अब रोल ऑफ जुडिशरी में इसमें आपको एमसी मेहता के जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, चाहे वो ताज ट्रेपेजियम केस हो, चाहे कोई भी केस हो वो, ठीक है, एमसी मेहता जी का के जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, एमसी मेहता जी जितने में भी इन्वॉल्व थे, आपको ये सब देखने पड़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट लॉ। कौन सा क्वेश्चन आ जाए मैं नहीं बता सकता लैंडमार्क जजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, अब वो ताज ट्रेपेजियम का भी हो सकता है, ठीक है, या वो गैस लीकेज वाला भी हो सकता है। ठीक है, या अगर अभी आप लोग अगर वो न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो भोपाल में जो गैस लीक हुई थी ना, ठीक है, उसका जो अभी कचरा था, उसका जो वेस्ट था, वो अभी जलाने को लेकर विवाद चल रहा था, एंड मैटर अप टू सुप्रीम कोर्ट तक गया। और उसको जलाने का विवाद अभी तक सॉर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक वो पूरा का पूरा जितना भी हजारों टन में जो कचरा था ना, वो अभी तक जला नहीं है। ठीक है, बिकॉज ये बहुत एक ज्यादा बड़ा इशू बन गया था, नेशनल इशू हो गया था। ठीक है, तो भोपाल गैस लीक से रिलेटेड आपको हर चीज पता होनी चाहिए, कौन सी गैस थी, कब हुआ, वो डेट। ठीक है, और एट प्रेजेंट जो केस सुप्रीम कोर्ट में गया उसका कॉज टाइटल क्या था। ठीक है, उसका कॉज टाइटल क्या था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि माइट भी पॉसिबल वो सीधे कॉज टाइटल दे दे और पूछ ले कि साहब ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इतना आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि भाई कौन सा केस है जो अभी एट प्रेजेंट जो सुप्रीम कोर्ट में गया था विद रिस्पेक्ट टू जो भी वेस्ट का डिस्पोजल था, भोपाल गैस लीक का जो भी वेस्ट था, उसका जो जो डिस्पोजल था उससे रिलेटेड। ठीक, फिर कुछ हमारे प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल है। ये पूरा पूरा प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए कि भाई पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्या है, एंड फर्स्ट टाइम या किसने इसको प्रोपाउंड किया था, या फिर कौन से केस में इसको यूज किया गया है। ठीक है, ये आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। देन फिर एक प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है, इसके लिए भी अगर ये किसी लैंडमार्क केस में यूज हुआ है तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। प्लस प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या है ये आपको देखना पड़ेगा। देन फिर एक है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन है। ठीक है, तो अब पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन में भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या है। ठीक है, एंड इसका जो भी सिग्निफिकेंस है वो एक थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। देन फिर अगर मैं इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात करूं दोबारा, तो आपको स्टॉकहोम से लेकर रिसेंट जो भी कोई कन्वेंशन हुआ है, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। मेजर कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल, ये आपको दोनों तीनों चीजें ये आपको देखनी पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, और अभी रिसेंट में जो G20 की जो बैठक जो हुई है, ठीक है, उसका एक जो होता है ना, एक जो मोटो होता है या उसका एक जो होता है कि साहब इस हाँ इस उसकी क्या थीम होती है। ठीक है, तो जो थीम है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। माइट पॉसिबल ये आपसे ना करंट अफेयर से रिलेट करके, है ना, आपकी जितने भी कन्वेंशन या प्रोटोकॉल हो रहे हैं इसको ना वो करंट अफेयर से रिलेट कर दें। एंड करंट अफेयर से रिलेट करने के बाद वो क्या करें, वो आपसे एक डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, देन कंट्रोल ऑफ मरीन पॉल्यूशन। अब मरीन पॉल्यूशन में भी रिसेंट पास्ट में क्या क्या हुआ है, ठीक है, मरीन पॉल्यूशन से रिलेटेड कि और इसको कंट्रोल कैसे किया जा रहा है एट प्रेजेंट मरीन पॉल्यूशन को, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ठीक, मरीन पॉल्यूशन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले तो ये प्रोटोकॉल्स वगैरह आप ये सब थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। देन जो हमारा आईपीसी है, ठीक है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, उसमें एनवायरमेंट लॉ से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक, देन फिर रिपेरियन राइट्स क्या है, प्रायर अप्रोप्रिएशन क्या है, थोड़ा सा इनके बारे में आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। माइट पॉसिबल जो असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो एक असर्शन रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो आपसे पूछ लिए जाए। ठीक, देन फिर आ जाइए आप पॉल्यूशन ऑफ वाटर सोर्सेज एंड लीगल कंट्रोल। वाटर पॉल्यूशन, फिर वो ये आपको पहले वाटर एक्ट पढ़ना पड़ेगा। वाटर एक्ट में जितनी भी डेफिनेशंस दी गई है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको देख के चलनी पड़ेगी डेफिनेशंस एटलीस्ट। ठीक, देन पॉल्यूशन ऑफ एयर। पॉल्यूशन ऑफ एयर में जो पॉल्यूटेंट की जो डेफिनेशन है, पॉल्यूटेंट की जो डेफिनेशन है ना, पॉल्यूटेंट की डेफिनेशन आपको कौन से क्लॉज में दी गई है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो वाटर एक्ट हो चाहे पॉल्यूशन ऑफ एयर एक्ट हो,
ठीक है, थोड़ा सा पॉल्यूटेंट वगैरह की जो तो आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ना, थोड़ा सा आपको इनको याद रखना पड़ेगा कि सब कौन से सेक्शन की कौन से सब सेक्शन में दी गई है, ठीक है, या कौन से क्लॉज में जो है वो दी गई है, ठीक है। फिर आ जाइए, फिर है आपका एयर एक्ट। एयर एक्ट में बस इसका जो ईयर है वो याद रखिएगा, एंड इसका जो एनफोर्समेंट है, ठीक है, वो याद रखिएगा। नॉइज पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल में नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, कितने डेसिबल्स को या कितने उसको पॉल्यूटेंट को नॉइज पोल्यूशन माना जाता है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक। नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जाए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, बस इसका एक ना एक इसका लैंडमार्क एक जजमेंट आया था, ठीक है, वो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। देन डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो मैंने अभी आपको बोला ना कि भोपाल गैस लीक का जो कचरा है, ठीक है, उसका जो जो डिस्पोजल हो रहा है, तो माइट बी पॉसिबल आपसे सिर्फ केस का ना नाम पूछा जाएगा, केस का आपसे कॉस्ट टाइटल पूछा जाएगा, ठीक, तो वो थोड़ा सा एक बार देख लीजिए कि कौन सा कॉस्ट टाइटल था, कौन सा केस चला था। एक केस चला एमपी हाई कोर्ट में, और वो केस ट्रैवल किया अप टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक, तो थोड़ा सा इसको देखिएगा। देन फिर ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन हजर्ड क्या होता है क्या नहीं होता है, थोड़ा सा ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ पढ़ लीजिएगा ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन हजर्ड्स को, एंड उसको रेगुलेट कैसे किया जाता है ये थोड़ा सा आपको देखना है, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सिर्फ इतना देख लीजिएगा कि व्हाट डज इट मीन, ठीक है। बाकी यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना क्या है ये देख लीजिएगा। अब फिर जब आप प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स की जब आप बात करते हैं ना एनवायरमेंट लॉ में, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में ना आपको जो देखना है दैट इज कि जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो एनिमल्स हैं, ठीक है, थोड़ा सा उनके बारे में देख लीजिएगा। उसमें से ना आपको नेम्स मिलेंगे दो तीन उसके, है ना, जिनको कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड करके बनाया गया है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप एक देख लीजिएगा। देन फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आपको बस यही देखना है कि कौन से ईयर का है एंड कौन से ईयर में एनफोर्स हुआ, ठीक। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में कौन से ईयर का है, कब एनफोर्स हुआ, ये दोनों को चीजें देखनी है। एंड क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स के लिए जो एक लैंडमार्क जजमेंट है, दो है, वो आपको थोड़ा सा पढ़ने पड़ेंगे। वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए सबसे पहले वेटलैंड की डेफिनेशन आपको देखनी है, व्हाट इज वेटलैंड, एंड कौन कौन सी हमारे यहाँ वेटलैंड साइट्स है ये आपको देखना है, ठीक है। वेटलैंड कौन कौन सी हमारे यहाँ साइट्स है ये आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। देन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। कोस्टल जोन रेगुलेशन ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कि व्हाट डज इट मीन कि भाई ये क्या है क्या नहीं है। इको मार्क क्या होता है ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, एनवायरमेंट ऑडिट आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये थोड़ा सा बस इसके बारे में अगर आपको दो तीन लाइनें मिल जाए ना कहीं, तो थोड़ा सा एक आइडिया लेके जाइएगा बस आप, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम में आएगा, बस इट्स एक आइडिया होना चाहिए हमें, ठीक। देन फिर वही आ गया रेगुलेशन ऑन बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक, तो अब कहीं अगर आपको रेगुलेशन का कहीं अगर आपको मिल जाए, वैसे तो इसके लिए अभी आज के टाइम में वो जो भोपाल गैस लीक वाला है वही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा। बाकी अगर बायोमेडिकल वेस्ट के रेगुलेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई आर्टिकल वगैरह मिल जाए, ठीक है, तो वो एक बार पढ़ जाइएगा, ठीक है, दैट्स इट। एनवायरमेंट लॉ में वो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ आपसे पूछा जाना चाहिए, ठीक। बाकी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपका, उसकी भी बस डेफिनेशंस और जो एक वो है आपका मतलब जो उसका एनफोर्समेंट डेट है कौन से ईयर का है क्या है, तो थोड़ा सा वो पढ़ के जाइएगा, ठीक है। बाकी हमारे संभव लॉ में एक मॉक टेस्ट सीरीज एक पूरी चल रही है, दैट इज फॉर 1299, पूरी 1299 की आपको सीरीज मिलेगी, जिसमें आपको 40 मॉक्स मिलेंगे करने को, ठीक है। एंड इसमें एक्सटेंसिव पूरा मतलब मॉक टेस्ट सीरीज है आपकी, 40 प्लस मॉक टेस्ट मिल रहा है आपको, ठीक है, जो कि प्रॉपरली सीयूईटी एलएमपीजी के लिए ही बनाए गए हैं। लास्ट ईयर्स के पेपर्स को इंक्लूड करा गया है उसमें, ठीक है। उसके जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर आपको उसके डिटेल्ड सोल्यूशंस मिलेंगे, पूरा एक एनालिसिस डैशबोर्ड मिलता है आपको, एंड फ्लेक्सिबल एक्सेस तो है ही। तो जिन भी बच्चों को अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अगर बूस्टअप करना है, तो आप हमारा जो ये कोर्स है 1299 का, इसको आप ले सकते हैं एंड इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। एंड उसके लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन करिए, एंड जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करिए, तो आपको जितनी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है इससे वो आपको सब वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज ऑफ लेबर लॉ। लेबर लॉ में
मेजर एक जो एक्ट है आपका, दैट इज द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1947। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ना आपको क्या करना है, आपको बहुत सारी इसमें डेफिनेशंस दी गई है, आपको वो पढ़नी है। ठीक है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर थोड़ा सा अब जैसे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, अब वैसे क्वेश्चन वगैरह में तो नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन पेपर्स में वैसे नहीं आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप है, इस पे दो ज्यूरिस्ट ने थोड़ा सा काम किया है। वो दो ज्यूरिस्ट कौन कौन से हैं उनके बारे में बस आपको पढ़ना है, उनकी जो भी सेइंग्स है, ठीक है, थोड़ा सा वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक, देन फिर एक लेजियस फेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है, इसके बारे में एक आपको पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज लेजियस फेयर, ठीक है। देन इम्पैक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द लेबर प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पैक्ट क्या है लेबर प्रोविजंस पे। अब इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर जो भी आर्टिकल्स है ना ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि इनहांस करते हैं लेबर्स के लिए सिक्योरिटी को, ठीक है, या लेबर्स के वेलफेयर के लिए, तो वो आपको जॉट डाउन करना है एंड वो फिर आपको याद करना है। सिर्फ रीड ही नहीं करना है, वो आपको मेमोराइज भी करना है कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी आर्टिकल्स है, क्योंकि इसमें मेजरली यही होता है। इसमें वो एक आपको मैच द फॉलोइंग करके कुछ वो दे देंगे, ठीक, पर उसमें आपको कौन से आर्टिकल में क्या है वो आपको फिर देखना पड़ेगा। ठीक है, अब जो मैं आपसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो उसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी, ये थोड़ा सा आपको डेफिनेशन वाइज देखना पड़ेगा, कौन से सेक्शन में दिया है ये भी आपको देखना पड़ेगा। प्लस अवार्ड एंड सेटलमेंट क्या है क्या नहीं है, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ये आपको देखना पड़ेगा। वर्कमैन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, अगर दी गई है तो वर्कमैन क्या है, किसको वर्कमैन माना जाएगा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट, इसके बीच में एक तो आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा, प्लस इनकी डेफिनेशंस आपको देखनी पड़ेगी कि व्हाट डज इट मीन्स, स्ट्राइक का क्या मतलब है, लॉकआउट का क्या मतलब है, एंड उसके बाद फिर ले ऑफ क्या होता है। ठीक है, आफ्टर स्ट्राइक एंड लॉकआउट से ले ऑफ क्या है, एंड ले ऑफ का पर्टिकुलर जो भी सेक्शन है, पर्टिकुलर जो भी सेक्शन है ना ले ऑफ का, एक वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, ये सब चीजें क्या है ना, ये सब कंसेप्चुअल चीजें हैं। स्ट्राइक एंड लॉकआउट कंसेप्चुअल है, आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, बिना इसको पढ़े एग्जाम देने मत जाइएगा, क्योंकि माइट बी पॉसिबल वो कोई आपसे असर्शन वो रीजन आपसे कुछ बना दे और वो फिर उसमें आपसे लॉकआउट का मतलब कुछ वाले। ठीक है, स्ट्राइक क्या है, स्ट्राइक आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा प्लस कि भाई स्ट्राइक एंड लॉकआउट में क्या अंतर हो रहा है, ले ऑफ कब होता है, ठीक है, किन सर्कमस्टांसेस में ले ऑफ होगा, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, रिट्रेंचमेंट क्या होता है, किस बला का नाम है रिट्रेंचमेंट, व्हाट डज इट मीन, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देन जो इंडस्ट्री क्लोजर होता है वो क्या होता है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती हैं, ये आपको देखना पड़ेगा कि मतलब विच एक्ट अमाउंट्स टू अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, विच एक्ट अमाउंट्स टू अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, ये आपको देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर सकती है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देखना पड़ेगा। ठीक है, अब एक कुछ रेस्ट्रिक्शंस वो दिए गए हैं ऑन द राइट ऑफ द एम्प्लॉयर। ठीक है, अब रेस्ट्रिक्शंस कौन से हैं, कौन से सेक्शन में दिए गए हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। नोटिस ऑफ चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्शन 11A किस बारे में बात कर रहा है, 33 एंड 33A किस बारे में बात कर रहे हैं, और ये 11 33 33A ना, ये तो आप मेमोराइज कर लीजिएगा पूरे पूरे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है कुछ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के। ठीक है, ये आपको पूरे पूरे याद करने हैं एंड इनको समझना है कि आखिरकार ये क्या क्या रहे हैं। ठीक है, देन जो कॉन्सेप्ट है रिकवरी ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, है ना, अगर कोई पैसा ड्यू है उसको रिकवर कैसे करना है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक, फिर एक छोटा सा एक्ट है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट। अगर आपके पास पूरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आईडीए जो है जब वो खत्म हो जाए, उसके बाद टाइम बचे, तो फिर इस पे आइएगा, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो कॉन्सेप्ट है डिसिप्लिनरी इंक्वायरी का, डिसिप्लिनरी इंक्वायरी कैसे होती है क्या होती है, एंड इसमें एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि क्या नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल अगर वायलेट किया जाता है तो क्या डिसिप्लिनरी इंक्वायरी को वेल एंड गुड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये देखना है आपको। एंड अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन है कि भाई डिसिप्लिनरी इंक्वायरी में व्हाट इज द मेन मतलब जो प्रिंसिपल है विच इज टू बी फॉलोड, तो वो है द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, अमालगमेशन ऑफ यूनियंस कैसे होता है, थोड़ा सा ये पढ़ के जाइएगा। ठीक है, कैंसिलेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, इसके जो सेक्शंस है ना वो आप देख जाइएगा बस। ठीक है,
देन फिर एक वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट है, ये अगेन जब आपका पूरा आईटी कंप्लीट हो जाए देन फिर इस पे आइएगा, अदरवाइज इसको रहने दीजिएगा। टोटल एंड पार्शियल डिसेबलमेंट में कितना कंपनसेशन दिया जाता है, ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। एंड हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज ये थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब जो डिपेंडेंट वर्कमैन है उनके उनके वेजेस का क्या होगा, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये बस पूरा ना सिंपल सिंपल बस एक कंसेप्चुअल ही है, पूरा पूरा बस एक कंसेप्ट देखिएगा, बाकी आपको आप कुछ नहीं देखना है, ठीक है। फिर लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू पे कंपनसेशन, ठीक। अब अगर किसी की डेथ हो गई तो कौन कंपनसेशन देगा, ठीक है, तो एम्प्लॉयर कंपनसेशन देगा। कोई हैजार्डस एक्टिविटी में कोई अगर मतलब किसी को कोई चोट लग गई तो कौन कंपनसेट करेगा, तो एम्प्लॉयर करेगा, ठीक है। तो थोड़े से ये लिस्ट है एक, उसको आप चेक कर लीजिएगा कि किन किन सर्कमस्टांसेस में एम्प्लॉयर को जो है वो कंपनसेशन देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज को या अपने वर्कमेंस को, ठीक है। एंड वर्कमेंस का कितना, अप टू व्हाट एक्सटेंट, अप टू व्हाट एक्सटेंट जो है इनका राइट है कंपेंसेशन लेने का, ठीक है। अब जो एक्सीडेंट जो हम जो होते हैं ना अराइजिंग आउट ऑफ एन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उस एक्सीडेंट का पूरा जो खर्चा है, जो कॉस्ट है, ठीक है, वो कौन उठाएगा। प्लस जब वो वर्कमैन जब वो छुट्टी लेगा, है ना, ड्यू टू दिस रीजन या ड्यू टू एक्सीडेंट, ठीक है, तो फिर उसको पे कौन करेगा, ठीक है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। प्लस फिर कुछ कंसेप्ट हैं जैसे ऑक्यूपेशनल डिसीज है, इसकी पूरी डेफिनेशन आपको पढ़नी समझनी है, कौन से सेक्शन में दिया है ये देखना है। डॉक्ट्रिन ऑफ एडिट पेरिल क्या होता है ये देखना पड़ेगा आपको। फिर लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन कौन कौन से हैं, जैसे एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ेगा। और कोई भी अगर ये लेबर वेलफेयर ये लेजिस्लेशन है तो उनके बस नाम देखना है आपको और कुछ नहीं, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, ठीक, कैसे काम करती है ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। एंड एक मेडिकल बेनिफिट काउंसिल होती है, वो कैसे काम करेगी ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है बिटवीन वर्कमैन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर, ठीक है, तो उसका एडजुडिकेशन कैसे होगा ये आपको देखना पड़ेगा। प्लस जो भी लेबर कोड्स है हमारे, ठीक है, लेबर कोड्स का जुरिस्डिक्शन क्या है ये आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। लेबर कोड की अपील कहाँ होती है ये आपको चेक करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का क्या काम है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स का क्या काम है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को एक बार स्किप कर दीजिएगा, इसको एक बार स्किप कर दीजिएगा, लेकिन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को आप स्किप नहीं कर सकते। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में कितने मंथ्स की मैटरनिटी अलाउड है, मैटरनिटी लीव अलाउड है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, देखना पड़ेगा कितना की है। एंड कितने चाइल्ड तक है, हाउ मेनी चाइल्ड, 2 तक है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा हाउ मेनी चाइल्ड कितने बच्चों के लिए अलाउड है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देन जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसमें जो फिक्सेशन है मिनिमम वेजेस का वो कहाँ दिया गया ये आपको देखना पड़ेगा। कितने घंटे काम है और डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस कैसे होगा ये थोड़ा सा आपको ये एक्ट के अंदर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और एक फैक्ट्रीज एक्ट है, एसेंशियल फीचर्स उसके आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट के बस एसेंशियल फीचर्स आप देख देखिए क्या क्या है, ठीक। देन एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट है, ये इसको बस आप ऊपर ऊपर से एक बार इसका प्रियम्बल पढ़ लीजिएगा। जो ऑब्जेक्टिव होता है ना इसका, इसका एक जो ऑब्जेक्टिव है ना, एक इसका बस आप एक ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, बाकी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक। बाकी फैक्ट्रीज एक्ट में ना थोड़ा सा जो राइट्स ऑफ वर्कर्स वाला एक जो पोर्शन है, या सॉरी सर्विसेज ऑफ द वर्कर्स वाला, ठीक है, वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। बाकी एज सच मतलब जो एक वेलफेयर एक जो मेजर्स है ना वर्कर्स के लिए वो थोड़ा सा आपको देखना है, हेल्थ एंड वेलफेयर मेजर्स ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इतना सफिशिएंट होगा आपके सीयूईटी एग्जाम के पर्पज से। बाकी थोड़ा सा आप सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि अब वो कुछ भी आ सकता है सेक्शन बेस पे, तो ठीक है। बाकी हमारे अगर आपको फर्दर अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसको बूस्टअप करना है तो हमारा ये कोर्स चल ही रहा है मॉक टेस्ट सीरीज का 1299 का, इसको आप लोग ज्वाइन करिए। एंड आप लोग की जो प्रिपरेशन है उसको एक बूस्टअप मिलेगा अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है। बाकी आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर यहीं तक रहेगा, ठीक। सो बाकी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।